moved in the next lecture, but today we will also discuss about some next questions, that is the short type questions. देखिए इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी डिस्कशन मैंने कर चुका हूँ, और भी कुछ आगे का क्वेश्चंस करते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब कुछ नेक्स्ट लेवल हायर लेवल के क्वेश्चंस की मैं बातें कर रहा हूँ, समझ गया ना? तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चंस हियर arises, that is the question number 49 is that calculate the pressure when a force of 200 Newton is exerted on an area of option A में 10 meter square and this will be option B, that is the 5 meter square. Here the question is that when we applied a force of 200 Newton on an area of 10 meter square, then what is the value of pressure? And the second one, the same force is exerted over an area of 5 meter square, then what will be the magnitude of the pressure? मैं बोला स्टूडेंट कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है 10 मीटर एरिया के ऊपर, तो प्रेशर का क्या अमाउंट होगा? और जब यही 200 न्यूटन का फोर्स जो है वो 5 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगेगा, तब उसका प्रेशर का क्या वैल्यूज होंगे, कितना प्रेशर होगा, वही कैलकुलेट करना। तो आपको बताया था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तुम नीचे बैठो ना, नहीं तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो सबसे पहले गिवन में ए ऑप्शन ए को सोल्व कर रहे हैं। ए लेट अस सोल्व ऑप्शन ए। देखिए सबसे पहले गिवन में लिखिए, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है जी? आपको फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, एंड आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर का एरिया। निकालना क्या है? प्रेशर, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट। आपको ऐसा पढ़ाए हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया होता है। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो करना है? कुछ करना ही नहीं है जी। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कितना है? तो 200 न्यूटन है, वैल्यू पुट कर दो, और ये 10 है, तो 1 0 कैंसिल। इतना अब प्रेशर का इंस्टेंट क्या होता है? पास्कल, तो इतना पास्कल हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? या फिर पास्कल नहीं लिखते हो, ये 200 न्यूटन है और नीचे 10 मीटर स्क्वायर है, तो ये काट के क्या हो गया? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इसी को लिख सकते हो 20 न्यूटन 20 पास्कल, और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड स्मॉल a। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए का सॉल्यूशन हो गया और आंसर भी 20 पास्कल ही है। गॉट इट? तो देखिए ऑन द अदर हैंड बी की मैं बातें करूं, दिस विल बी 49 का बी। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या है, तो फोर्स तो वही है दिया हुआ है ना, 200 न्यूटन। फोर्स इज गिवन हियर, दैट इज द 200 न्यूटन, एंड बट एरिया इज डिफरेंट। एरिया लेकिन अलग है जी। कितना है? तो 5 मीटर स्क्वायर। एरिया विल बी 5 मीटर एंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर? प्रेशर निकालिए। तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं बन रहा है। देखिए सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में बोलिए एरिया होता है। तो फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। एरिया कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। 5 और 20 कट जाएगा 40 बार, तो लिखेंगे 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो बराबर 40 पास्कल, और यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 49 को मैंने सॉल्व किया जस्ट लाइक ए न्यूमेरिकल्स था आपका प्रेशर से रिलेटेड, बट डोंट वरी वी हैव सॉल्व। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने का आपको बहुत अच्छा सा उपाय बताते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको गिवन में लिख डालो कि क्या हमको दिया हुआ है, और जो पता लगाना है उसको लिखिए इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या होगा। अब देखो तो कुछ रिलेशन निकल के आता है क्या, यानी कि फार्मूला में कोई फिक्स होता है, फिक्स कर लो, फिर आंसर जो भी आ रहा है उसको मिला लो, सही है कि गलत है। अभी भी नहीं है तो जो भी है आपके उससे चेक करवाइए, या फिर नहीं बनता तो फिर पूछ लेगा। व्हाट इट? यही तरीका है। एनी हाउ, तो इसे लिखोगे। चलो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, और मैं इसे इरेज कर देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो देखो 50 में क्या हो जाएगा, पढ़ो तो क्वेश्चन। विच फोर्स डू एनिमल्स, ऐसा कौन सा फोर्स एनिमल्स के द्वारा लगाया जाता है। तो कब एनिमल्स अप्लाई भाई च्यूइंग यानी कि चबाते वक्त, एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज, और चाहे वो दहाड़ना हो गया, चाहे वो दौड़ना हो गया, चाहे वो चलना हो गया, चाहे शिकार करना हो गया। तो इन सारे एक्टिविटीज में एनिमल्स जो है वो आखिरकार किस तरह के, कौन से प्रकार के क्या चीज बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं, कि किस चीज का, तो फोर्स का, कौन सा तरह का फोर्स इस्तेमाल होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो तो क्या बहुत ही ऐसे आठना चारना का क्वेश्चन है। देखो ना कैसे, जब एनिमल्स, जैसे कि मैं बोल रहा हूं या फिर मैं खाता हूं, चबा चबा करके, रोटी ही मिलेगा तो जो मिला कुछ भी तो चबाएंगे, खाता मिल के तो नहीं चबाते हो। हाँ हमको भी पता है, एनी हाउ। तो देखिए जब चबा के खाते हो तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, और जब भी मैं मार्कर से लिख भी रहा हूँ बोर्ड पे तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अभी कॉपी पर लिख रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है। तो जानवर जब चबाता है तो मस्कुलर फोर्स लगता है, और कुछ भी डूइंग अदर एक्टिविटीज, और भी कोई काम करता है तो मस्कुलर फोर्स ही लगता है। व्हाट इट सर, यहाँ पे एनिमल्स लिखा है सर, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग, तो हम लोग भी तो एक प्रकार का एनिमल्स ही है। नहीं जानते हो तो अभी से भी जानिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। व्हाट इट, तो लिख देंगे कि विच फोर्स पूछा है ना, विच फोर्स लिखे। ओह देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखो कौन सा फोर्स लगेगा, तो अभी भी पता है आंसर में लिखेंगे, बट क्वेश्चन नंबर क्या है जी 50, सॉल्यूशन हो रहा 50 का आंसर लिखा रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा कि मस्कुलर फोर्स लिखेंगे कि मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड by the animals कब, तो ड्यूरिंग च्यूइंग, या फिर ड्यूरिंग के जगह पर लिख सकते हो भाई नहीं लिखो, क्यों, क्योंकि प्रश्न में भी भाई नहीं का इस्तेमाल किया गया है। भाई च्यूइंग का हिंदी हुआ चबाना, भाई च्यूइंग, एंड यानी कि और डूइंग अदर एक्टिविटीज, यानी कि कुछ और काम कर रहा होगा, बता ना, दौड़ना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। हम लोग भी तो बोल ही रहे हैं अभी, यानी कि दौड़ ही रहे हैं, और आप लोग तो इतना दहाड़िएगा कि आवाज एकदम पूरा मोहल्ले में गूंज उठे। एनीहाउ, तो व्हाट योर आंसर 50, द आंसर इज कंप्लीटेड। इसे भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पता है नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, फॉर रेजिंग आवर बॉडी हेयर, हमारे बॉडी हेयर यानी कि रोंगटे को खड़ा हो जाना या फिर बालों को खड़ा हो जाना, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कब, व्हेन, कब। तो वी ट्राई टू टेक ऑफ ए टेरिलिंग और पॉलिस्टर शर्ट इन द ड्राई वेदर, जब सूखे क्लाइमेट में, सूखे मॉइस्चर में, ड्राई वेदर में, सुखाड़ के मौसम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब मॉइस्चर नहीं हो, ड्राई हो, नमी नहीं हो, वाटर की मात्रा कम हो हमारे इस इन्वायरमेंट में, ड्राई वेदर हो, सूखा हुआ हो, तो उस समय क्या होता है कि जब हम पॉलिस्टर या फिर टेरिलिन का कपड़ा शर्ट को निकालते हैं या फिर टी शर्ट को बॉडी में से, तो हमारा जो बाल है, रोंगटे है, वो खड़ा हो जाता है हल्का सा इस प्रकार से, उस निकालता हुआ टी शर्ट के साथ जो है वो रोंगटे हल्का से खड़ा हुआ निकलता है, खड़ा करते हुए हमारा टी शर्ट बाहर आता है। और ऐसे क्या देख रहे हो, तो कौन क्या है, नहीं निकाला है, हम भी तो टी शर्ट निकाले हैं, तो पता चलता है ज्यादातर ये सब चार्ज जो है वो ठंडे के मौसम में हल्का सा देखने को मिल जाता है आसानी से, या फिर स्वेटर वगैरह भी पहनते हो तो भी देखने के लिए मिलता है इस प्रकार से, समझ गया ना। तो चार्ज हो रहा है, तो ये चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है जी,
टेरिलिन वगैरह ये सब हमारे बॉडी के बाहर में टेम्परेचर के चलते चार्ज है, और इसीलिए जो रोमा है रोंगटे को खड़ा कर दे रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो पॉलिस्टर में चार्ज हो गया तो रोंगटा को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो चार्ज के कारण फोर्स लगता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको क्या बताया था कि द फोर्सेस which is exerted by an electrically charged body, then this type of the forces is called, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था जी। तो लिखेंगे 51 का आंसर हो जाएगा कि which force is responsible, तो लिख देंगे एक के लाइन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए ये चाहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन शॉर्ट आंसर है तो थोड़ा सा और 2 लाइन लिखते हो तो जो भी आपका कॉपी चेक करता है तो उसका जो इंप्रेशन है वो और आपके प्रति अच्छा बनता है और वो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। गॉट इट? मार्क्स यानी कि नंबर नहीं काटेगा। देखिए तो लिखेंगे कहां जरा सा इसे करना है तो हाईलाइटेड कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आंसर है, अब बाकी हम ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लास्ट प्रयास यानी आप तो विच फोर्स लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर किस लिए यानी हाउ तो फॉर रेजिंग आवर बॉडी हेल्थ। कब जी? तो when we try to take off a टेरिलिन और पॉलिस्टर शर्ट, पॉलिस्टर ठीक है ना, इन द ड्राई वेदर चलो ठीक है, तो यही आंसर होगा। आप इसे लिखिएगा, आई होप कि आपने समझा भी होगा। तो 51 का ये आंसर है, ये कंप्लीट आंसर जो है वो हमने कवर किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। डोंट वरी, जस्ट काम डाउन। देखो तो ये इसे लिखा है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और क्या चाहिए? क्वेश्चन तो अभी बहुत सारा है। गॉट इट डियर? देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। नेम द टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। देखो जो निम्नलिखित दिया गया है उसको में किस तरह का फोर्स लगेगा? क्या मस्कुलर होंगे, क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? कौन कौन सा फोर्स इसमें हो सकता है उसको पहचानिए और बताइए। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए ये 52 का पहला का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत अच्छे से आप समझिएगा, डोंट वरी, आई एम हियर। मेरे होते हुए घबराना बुरी बात है। देखिए पहला, ये हॉर्स पुलिंग ए कार। कोई एक घोड़ा है और किसको टमटम वगैरह ये सब घोड़ा जो है वो कार्ट को यानी कि बैलगाड़ी को खींच रहा है। घोड़ा खींच रहा है कार्ट को, टमटम को, तो मस्कुलर फोर्स लगाएगा ना घोड़ा। टमटम वगैरह पर कभी जाता हुआ पहाड़ी इलाका में कहीं तो घोड़ा जो है वो खींचता है, जो भी पहिए से चलता है लकड़ी का होता है, तो अपना मस्कुलर फोर्स लगा के खींचता है ना जी। तो यहाँ पे किस तरह का फोर्स लगाया गया बोलिए? तो मस्कुलर फोर्स लगाया जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर फोर्स लिख देंगे आंसर में। और कुछ लिखेगा सर? तो नहीं, यही आंसर हो जाएगा। 52 का पहला का आंसर हो। गॉट इट? देखिए बी में ए स्टिकर अटैच टू अ स्टील अलमीरा विदाउट ग्लू। देखिए बिना ग्लू का इस्तेमाल किए एक स्टिकर है जिसको अटैच किया गया, चिपका दिया गया स्टील के अलमीरा विदाउट ग्लू। यानी कि एक स्टील का अलमीरा है, बिना ग्लू का, बिना गम का उसको चिपका दिया गया है स्टिकर को उस अलमीरा में, जो कि स्टील का बना हुआ है।
तो स्टील का है, बिना ग्लू को कैसे चिपका सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा नहीं। मस्कुलर फोर्स कितना दबाएगा, जाएगा नहीं। तो बचा क्या? शायद स्टील का है तो मेरे ख्याल से मैग्नेट का स्टिकर होगा तो आसानी से जाकर के चिपक जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, चार्ज करके उस स्टिकर को थोड़ी चिपकाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचेगा। तो बचा कौन? मैग्नेटिक फोर्स। तो वही ना होंगे, मैग्नेटिक फोर्स ही इसमें शायद लगाया जा रहा है। शायद क्या कि यही होगा करेगा आंसर। तो 52 का बी का आंसर हो जाएंगे। जैसा मैं लिखता हूं ना ऐसे ही लिखेगा, ठीक है ना? ए बी सी करेगा तो दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चलो सी में एक कॉइन फॉलिंग टू द ग्राउंड ऑन स्लिपिंग फ्रॉम हेड। एक कॉइन है जो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ग्राउंड की ओर गिर रहा है। ऑन स्लिपिंग, जब हाथ से फिसल गया तो ये कहां गिर रहा है जी? हाथ से फिसल गया तो ये नीचे की ओर गिर रहा है। क्यों? अरे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सी का आंसर। तो 52 का सी का आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। अब सी हो गया। तो डी की मैं बातें करूं तो ये प्लास्टिक कॉम रब्ड इन ड्राई है पिकिंग अप टीनी पीसेस ऑफ पेपर। नहीं समझे? समझाता हूं। एक प्लास्टिक का कंघी है, प्लास्टिक का ही बेसिकली कंघी होता है, उसको रब किया गया सूखा बाल में। पिकिंग अप, तो क्या होता है कि पिकिंग अप टीनी, पिकिंग का मतलब उठा लेता है छोटा छोटा पीसेस ऑफ पेपर, यानी कि छोटा छोटा पेपर का जो टुकड़ा है उसको उठा लेता है। जब ड्राई हेयर में कंघी मारोगे तो जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के बाद जो कंघी है वो पीसेस ऑफ पेपर यानी कि कागज के टुकड़ों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि खींच लेता है। तो यहाँ पे फोर्स लगा जा रहा कॉम्ब के द्वारा, कंघी के द्वारा, किस पे? तो पेपर पे। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के द्वारा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे स्टूडेंट। व्हाट इज? तो लिखेंगे 52 का डी का आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ पे टेस्टिंग भी हो रहा है आपका कि क्या आपने पढ़ा है, मेरे लेक्चर से क्या क्या आपने सीखा। हर एक चीज ऐसा पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन वगैरह। अगर याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से आई होप कि आप कर पा रहे होंगे, मुझे बनाने से पहले ही गेस कर पा रहे होंगे। एनीहाउ, ई है ए मूविंग बोट कमिंग टू रेस्ट व्हेन रोविंग इज स्टॉप्ड। कोई एक नाव है, जब नाव को खेवने के लिए छोड़ दिया जाता है, खेवता नहीं है नाव को, तो वो जो नाव है वो धीरे धीरे जाकर के रुक जाता है। जैसे मैं इसको भी इस प्रकार से, इसको एक बार टेल करके छोड़ देंगे तो एक समय के बाद रुक गया। क्यों? तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही है कि जो मोशन हो रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए। व्हाट इट? इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स के चलते क्या हो गया? जो गाड़ी, जो बोट है, नाव है, वो रुक गया। व्हाट इट? तो कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो लिख दीजिए फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए? तो ये आपका 52 का ई तक का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को आप लिख लीजिए। समझा ना? देखो बच्चा लोग, अब जो भी आपके समक्ष जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है। यदि आपने फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ा हो, एंड दिस विल बी फ्रिक्शन नहीं बट उससे पहले प्रेशर, फ्रिक्शनल फोर्स तो पढ़े ही हो, बट उसको ध्यान में रखते हुए उसको साइड करते हैं, उससे लेना देना नहीं है, बट प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर है, जो भी मैंने बताया बस वही, कहां से पढ़ के क्या है उससे हमको बिल्कुल लेना देना नहीं है, बट मैंने जो अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड करके आपको दिया है वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, वो अगर याद किए हो, तब ये सारा क्वेश्चन से डील हो जाएगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि उसी के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन पूछा गया।
और उससे ज्यादा ये क्वेश्चंस नहीं है। अब लेटेस्ट सी देखते हैं कि कैसे। देखिए प्रश्न है कि भाई डज ए शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। जो शार्प नाइफ यानी कि तेज धार वाला चाकू जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोर इफिशिएंटली यानी कि आसानी से काट देता है। देन कंपैरिजन किया जा रहा है, देन ए ब्लंट नाइफ। ब्लंट का मतलब होता है भोथर, ब्लंट का हिंदी होता है भोथर, यानी कि धार जो है वो खराब हो गया, यानी कि धार नहीं है उस चाकू के पास, तो दिस इज द ब्लंट नाइफ। गॉट इट। तो एक बात बताओ जी, शॉप के पास जाओ, शॉपकीपर से बोलो कि मुझे एक ब्लेड दीजिए, तो ब्लेड एकदम पूरा पतला होता है, एकदम शार्प होता है, तुरंत स्किन पर लगाओ तुरंत स्किन कट जाएगा। लेकिन मोटा अगर चाकू है जिसमें धार नहीं है पतला, उससे थोड़ा मुश्किल से कटेगा, समझा ना। तो क्यों आखिरकार तेज धार वाला चाकू जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से क्यों काट रहा है? कुछ तो रीजन रहा होगा। हाँ बिल्कुल है, तो बताइए। एंड इसके साथ ही साथ जो होथर चाकू है यानी कि जिसका धार पतला नहीं है, खराब हो गया है, वो क्यों नहीं आसानी से काटता है? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देखिए हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं? सॉल्यूशन में लिखेंगे 53 का आंसर करते हुए लिखेंगे सिंस ए शार्प knife has less surface area, उस सरफेस एरिया जो शार्प नाइफ होता है उसका जो सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में आएगा वो बहुत ही कम में रहता है देन ए ब्लंट नाइफ के मुकाबले। समझ गए ना? एंड लिखेंगे एंड वी नो दैट लिखो so if area is less then pressure is more। यहां पे लिखो एंड करके, and if area is more then pressure is less is एरिया अगर लेस है, कम है, तो एरिया किसका लेस है? तो शार्प नाइफ का हैज लेस सरफेस एरिया देन ए ब्लंट नाइफ। एंड इफ और अगर एरिया इज लेस है देन प्रेशर इज हाई, प्रेशर जो है वो हाई रहेगा या फिर और मोर कहिए, मोर किसके मुकाबले? तो देन ए ब्लंट नाइफ यानी कि भौथरा चाकू के मुकाबले, ब्लंट नाइफ। गॉट इट? सो इसीलिए यहां पे लिखेंगे therefore क्या हो जाएगा? लिखेंगे therefore a sharp knife cut object more effectively than a blunt knife। एक ब्लंट नाइफ के मुकाबले जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से काटेगा। समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है। तो यही रीजन है, यहाँ पे therefore के जगह पर आप चाहे तो दैट्स वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एरिया कम होता है तेज धार वाले चाकू के पास इसीलिए उसका प्रेशर मोर है, और जब प्रेशर ज्यादा लगाया जा रहा तो जल्दी क्यों नहीं कट जाएगा? गॉट इट? और ब्लंट नाइफ जो होते हैं, कहाँ गया? ब्लंट नाइफ के पास जो एरिया है वो ज्यादा होता है, तो एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, और कम प्रेशर लगेगा तो आसानी से नहीं ना कटेगा। तो पता चल गया कि आखिरकार शार्प नाइफ जो है वो क्यों इफिशिएंटली यानी कि बहुत सहजता से, इफेक्टिवली का मतलब होता है आराम से या फिर सहजता से, प्रभावशाली रूप से। गॉट इट?
से काट देता है, इसके मुकाबले तो ब्लॉन्ट मार्कर। ये 53 का आंसर रहा आपका, जो कि कंप्लीट होता है। अब देखो 54 का सॉल्यूशन करते हैं। 54 का आंसर देखिए 54, अब प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, चलो अच्छी बात है। देखिए 54 एक्सप्लेन भाई वुडन और कंक्रीट स्लीपर आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। आपने रेलवे लाइन देखा है, तो रेलवे लाइन के नीचे देखते हैं कि एक लंबा सा पोल रखा जाता है, या फिर कई कई जगह पर लकड़ी का भी मोटा मोटा लट रखा जाता है। तो क्यों आखिरकार रेलवे ट्रैक के नीचे ये बिछाया जाते हैं, क्या बोलते हैं, पिलर टाइप का बिछाया जाता है पटरी के नीचे। भाई ऐसा इसलिए होता है ताकि प्रेशर जो है वो ग्राउंड पर कम लगे, और रेलवे ट्रैक के ऊपर में चलता है ट्रेन हमारा, तो प्रेशर जो है वो ग्राउंड पर कम लगे। इसी कारण से जो हमारा पटरी है उसके नीचे कंक्रीट का छड़ और गिट्टी का पिलर रखा जाता है, या फिर लकड़ी का ही लंबा सा मोटा लट रखा जाता है पिलर के रूप में, ताकि प्रेशर कम लगा। प्रेशर कम है, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। प्रेशर कम लगे क्यों? क्योंकि देखिए फिगर से भी आपको समझा देते हैं जी। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे, चलो इधर साइड में समझाते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपने यहाँ पे इस प्रकार से, ये हमारा रेलवे पटरी हो गया, लोहा का पटरी हो गया। ध्यान से समझना, नहीं तो फिर ना कहना कि नहीं समझे। एक लोहा का ये पटरी है मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये लोहा का पटरी है। अब जब इसके ऊपर ट्रेन चलेगी तो चक्का का पहिए का दबाव जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतने यही इसी के ऊपर में दबाव होगा, इसी के ऊपर में दबाव होगा। दोनों जो लोहा का चक्का है सिर्फ और सिर्फ इस पे ही दबाव होगा, बीच से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेशर इस सिर्फ और सिर्फ लंबा लोहा का जो ट्रैक है, पटरी है, पूरा भार इन दोनों पर पटरी पर ना आ गया जी, तो धस सकता है। लेकिन इसके नीचे क्या करते हैं, बुद्धि है, तो बुद्धि लगा करके एक पिलर मार देते हैं। इस प्रकार से अगर पिलर मार दिए हैं इस रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो अब इसके ऊपर आप चलाइएगा ट्रेन को, तो जो इसके नीचे ये जो पिलर रखे हैं, लकड़ी का हो चाहे गिट्टी का हो, तो जो प्रेशर आएगा इस पटरी पर तो चक्का चलेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो पूरा का पूरा इतना में आ जाएगा। यानी कि एरिया मोर है तो एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। तो क्यों ये बिछाएगा? ताकि प्रेशर जो है वो कम लगे ग्राउंड पर। गॉट इट? नहीं भरोसा तो कभी जाकर देखना, रेलवे ट्रैक के नीचे रखेंगे, देखो प्रेशर कम लगे इसके लिए बिछाएगा। तो प्रेशर कब लगता है? जब एरिया इज मोर, व्हेन इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस एंड एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर। इसको बिछाने से पहले एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा लगता, इधर जाता पटरी। लेकिन जैसे ही इसके नीचे बुद्धि लगा, पिलर लगा दिए और कंक्रीट का बिछा दिए, स्लीपर वही हुआ। स्लीपर का मतलब एक लंबा सा पट्टा जैसा रख दिया है, गॉट इट? तो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे के पूरे पटरी पर। अभी पटरी धंसेगा नहीं, धंसेगा भी तो सब पे ले डूबेगा, जो कि संभव नहीं है। अब समझ गया ना कि क्यों ऐसा किया जाता है? या फिर इसी के साथ साथ ये पिलर के साथ साथ इसके नीचे बहुत सारे गिट्टी बिछा जाते हैं, तो वही इसीलिए ताकि प्रेशर कम लगे। खैर वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ इसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी इसीलिए ताकि प्रेशर को सोख है, गॉट इट? तो लिखे रहेंगे वुडन स्लीपर्स और केप्ट लिखेंगे बिलो द रेलवे लाइन वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अच्छे से मैं आपको डिजाइन करके आंसर को लिखाता हूं, जस्ट रिलैक्स। ऐसे लिखो वुडन और कंक्रीट या तो लकड़ी या फिर पत्थर को एक लंबा सा, स्लीपर का मतलब वही चौड़ा पट्टा जैसा, स्लीपर्स क्या किया जाता है? आर केप्ट, उसको रखा जाता है। आर केप्ट कहां जी?
तो बिलो द रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के नीचे रखा जाता है। कोई पूछा क्यों, लिखेंगे कि भाई साहब दिस इज बिकॉज because the coming train ऐसा क्यों किया जा रहा है बताइए। दिस इज बिकॉज द कमिंग ट्रेन exerts less pressure, ऑन द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड पर जो है वो कम प्रेशर लगा पाए, कम प्रेशर ही लग पाए, और जिससे होगा ये कि ट्रेन जो है वो धंसेगा नहीं जमीन में, सो दैट ट्रेन may not sink into the ground, ताकि जो ट्रेन है वो ग्राउंड में ना सिंक कर पाए। या फिर ट्रेन के जगह पर लिख सकते हो कि सो दैट रेलवे लाइन, यहां पे लिख दीजिए सो दैट रेलवे लाइन ही लिखो, सो दैट रेलवे लाइन में नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड, क्योंकि प्रेशर कम लगा तो नहीं ना डूबेगा। तो ये 53, 54, 55 जो है वो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो टाइम देख लो एक बार, और इतनी सारी बातों को मैंने किया कंप्लीट। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको बताता हूं, जब इस प्रश्न को डील कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रेशर से रिलेटेड जो भी सवाल वगैरह थे, जो कि हमारा जीवन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस थे, था ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान था ये सोल्यूशन करना, समझ गया ना। और आप इजीली वे में सोल्यूशन भी कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन का, बशर्ते कि आपका जो भी टीचर पढ़ाने वाला है वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया हो और कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रखा हो। व्हाट इट, चलो अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में आपको यहीं तक छोड़ता हूँ, फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, बट इससे पहले सब हर एक चीज लिख लो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया क्वेश्चन के साथ, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गॉट इट एंड टेक केयर।